नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं 2024 का रन। हम बात तो उत्तराखंड की करेंगे और उत्तराखंड में नामांकन का काम शुरू हो चुका है। पहला दिन रहा और बीजेपी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशी तय होना बाकी है। बात मुद्दे की, और मुद्दे दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने मुद्दों के जरिए ही जनता के बीच, यानी कि मतदाता के बीच जाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। 10 साल से सत्ता में है भाजपा और केंद्र में भी 10 साल से सत्ता में भाजपा है, तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार का भी काफी जमकर के चर्चा का विषय रहेगा। बीजेपी से भरपूर भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि विपक्ष अपने एजेंडे को कैसे जनता के बीच में लेकर के जाता है और असर किसका होता है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शांति प्रसाद भट्ट साहब उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा से हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं और शांति प्रसाद भट्ट साहब भी कांग्रेस से भी जुड़ेंगे। मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। चुनाव बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब तो सभी पार्टियों को अपनी ताकत लगानी है, क्योंकि नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष मिलके या फिर बिखराव के साथ में बीजेपी को मात दे पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को मात देना है, सवाल है कि जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था उस पर काम हो रहा है या नहीं। इसको लेकर हम चुनावी उसमें गए हुए हैं और हमारा ये स्पष्ट कहना है कि देखिए, इन 23 वर्षों में चाहे वो परिसंपत्तियों का मामला हो, चाहे मूल निवास का मामला हो, भू कानून का मामला हो, उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्ति छुड़वाने का मामला हो, राजधानी का मामला हो, गांव से पलायन रोकने का मामला हो, जो सांसदों ने गांव गोद लिए उसका मामला हो, विकास का मामला हो, रुकी हुई सड़कों का मामला हो, जंगली जानवरों से निजात दिलाने का मामला हो। कहने का मतलब है, जिन बुनियादी चीजों के लिए हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, 42 से ज्यादा शहादतें दी, उस पर काम नहीं हो रहा है। और अभी नया जो डेवलपमेंट इन 10 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हुआ है, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म लोकसभा में भारी बहुमत के साथ दिया, डबल इंजन की सरकार दी। उसके बाद उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? आज अंकिता हत्याकांड हो गया है, उसमें वीआईपी का नाम उसकी मां ले रही है, मगर आप उस पर भाजपा ने काम किया हो। उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। और हमने देखिए लोकतंत्र के अंदर जो इस आवाज की सशक्त हस्ताक्षर बना था आशुतोष नेगी, जनता के दबाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने उसको पौड़ी से टिकट दे दिया। ऐसे ही हमने टिहरी के अंदर जो युवाओं की आवाज बना था, जिसको हमने उत्तराखंड में हर संघर्ष में साथ दिया, बॉबी पंवार, हमने टिहरी में उसका समर्थन कर दिया, ये कहकर कि लोकतंत्र में सत्ताओं से ज्यादा व्यक्ति और उसके संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, 1994 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इतना विरोध उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन के दौर में हुआ, हमने कहा कि पार्टियों का विरोध हो सकता है, उत्तराखंड का जनमानस यदि राज्य आंदोलन में हमारे साथ खड़ा होता है तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और हमने झंडे पीछे करे, दोनों पार्टियों के संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और राज्य में सबका सब सहयोग लिया। उसी तरीके से हमने लोकसभा में यहां पर यह दिखाया है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, अब देखते हैं वो आशुतोष नेगी को कितना मजबूत करते हैं। और जिनके बच्चे बेरोजगारी के कारण, जिनकी शादियां रुक गई, नौकरियां छिन गई, गांव से गांव के गांव अवसाद में चले गए, वो भी उनकी आवाज था युवाओं की। अब जिसको हाकम से बदला लेना है, जिन्होंने नौकरियां बेची हैं, उत्तराखंड के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया है, वो जनता, वो युवा, वो माता, वो पिता, वो किसान, वो कर्मचारी, वो व्यापारी, देखते हैं बॉबी को कितना मजबूत करते हैं। हमने तो इच्छा शक्ति दिखा दी। तीसरी बात, जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे, हम उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं और उत्तराखंडियत को बचाने की बात कर रहे हैं। और हमने तो अपनी इच्छा शक्ति राज्य आंदोलन में भी दिखाई और आज भी हम दिखा रहे हैं। अभी मैं शांति प्रसाद जी सर वापस लौटूंगा आपके पास में। सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपने सुना अभी कि डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड का गठन जिन मकसद के साथ में हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों ने
उस मकसद को पूरा करने में कामयाबी हासिल नहीं की है। आज भी जो एजेंडे हैं वो मुंह बाए खड़े हैं, बेशक सरकार आपकी बने या फिर इससे पहले कांग्रेस की रही। ये यूकेडी का कहना है। देखिए, यहाँ पे जो प्रदेश के मुद्दों की बात अगर की जा रही है तो प्रदेश के मुद्दे होने चाहिए रोजगार, डेवलपमेंट, कौन से सेक्टर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, उन आंकड़ों की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो मुझे लगता है कि उन आंकड़ों में ये गिनते रह जाएंगे कि कितनी हजार किलोमीटर सड़कें उत्तराखंड को मिल गई, कितने हमारे जो हाईवेज थे वो हम लोग मजबूती से आगे दे पाए हैं, कितने सेक्टर्स में हमने मजबूती से, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, एक एजुकेशन में हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके अंतर्गत चेंजेस आप देखिए कि पिछले 50 वर्षों में कितना चेंज जो है हमने अपनी नीति के द्वारा लाया गया है, जो एक भेड़ चाल में जो भी उसमें शिक्षा के सेक्टर में मंत्रालय में आ रहे थे उसी चीजों को जो कट कॉपी पेस्ट था उन्हीं को आगे कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है तब से आप पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा अगर करेंगे तो हर एक मंत्रालय के माध्यम से आज देश के कोने कोने में जो विकास की लहर है, यही एक रीजन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार जनता सपोर्ट कर रही है। लगातार जनता जो है, किसी भी दल के हो, आज उनकी विचारधारा से जुड़ने के लिए लोग आतुर हैं। और ये खाली शख्सियत की बात नहीं है भाई साहब, यहाँ पर बात है कि आप अगर कंपेयर भी करना चाहते हैं तो कंपेयर कीजिए कि पहले 10 वर्षों पहले उत्तराखंड क्या था और आज क्या है। 10 चलो मैं आ रहा हूँ मैं सेकंड राउंड में पूरा जवाब लूंगा। सेकंड राउंड में पूरा जवाब लेता हूँ सुनीता जी, मैं सेकंड राउंड में पूरा जवाब लूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ में भट्ट साहब जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, आपने सुना कि तुलना करनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को किस दिशा में कहां पहुंचा दिया है। आज उसका विकास सिर चढ़ करके बोल रहा है, भाजपा का दावा है। तो मुद्दों के आधार पे वो कह रही हैं कि सुनीता जी की मुद्दों के आधार पे चर्चा होनी चाहिए और एजेंडा भी हमारा जो है विकास का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी नमस्कार, आप सभी पैनलिस्टों को भी मेरा सादर अभिवादन। आपने जो बात अभी कही कि विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात जरूर है। तो फिर जब उत्तराखंड के बेरोजगार रोजगार की बात कर रहे थे तो क्यों उन पर लाठियां भांजी गई, फिर क्यों ये पेपर लीक होते गए। पहाड़ के जो हेल्थ सिस्टम है, सबसे ऊपर एक जिला अस्पताल होता है, फिर एक सीएससी होती है, एक पीएससी होती है, एडिशनल पीएससी होती है, लास्ट में एक सब सेंटर होता है। सबसे छोटी इकाई हेल्थ की सब सेंटर है। सब सेंटर से लेके जिला अस्पताल तक के सारे अस्पताल पहाड़ों के डॉक्टर विहीन है आज की तिथि में। जिला अस्पताल में इक्का दुक्का डॉक्टर है। सब सेंटर के इतने बुरे हाल हैं कि उनमें ताले लगे हुए हैं। तो क्या इस विकास की उत्तराखंड ने कल्पना की थी? आज अगर पहाड़ में किसी के कट भी लग जाता है हाथ पर तो उसको भी देहरादून उतरना पड़ता है। किसी महिला को गायनी की समस्या उसे दिखानी पड़ती तो उसे देहरादून उतरना पड़ता है। पहाड़ में कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है और सरकार बेवजह का केवल ढिंडोरा पीट रही है। और ये भट्ट साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ से। भट्ट साहब, ये अभी सब कुछ हुआ है या कि अब वर्षों से ही ये सारी समस्या मुंह बाहें खड़ी हुई हैं? नहीं, इन 10 सालों में ये समस्याएं ज्यादा हुई हैं। आप देखिए, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ों में बने हैं, जिला अस्पताल की बिल्डिंगें बनी हैं, सीएससी की बिल्डिंगें बनी हैं, पीएससी की बिल्डिंगें बनी है, एडिशनल पीएससी की बिल्डिंगें बनी है। उनमें उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी तब डॉक्टर भी थे और कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना चलाई थी उसके तहत ये सारा सिस्टम बनाया था। एक सब सेंटर तक बनाया था। सब सेंटर हेल्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3-4 गांव की जो गर्भवती बहनें हैं उनकी रेकी करती है और जो छोटी मोटी समस्याएं उनका वहीं पर समाधान करती है। उन पर एक एक्सपर्ट एनम बहन बैठती है, उसमें ईपिल्स टैबलेट से लेकर आयरन फॉलिस्टिक टैबलेट से लेकर अन्य जो दवाइयां होती वो दी जाती हैं। लेकिन आज की तिथि में उनमें भी ताले लगे हुए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और जिन लोगों ने कोरोना काल में, जिन मेडिकल स्टाफ ने देश की सेवा की, पहाड़ों की सेवा की, इस सरकार ने सबसे पहले उनको सेवा से हटाया, उन सबको घर बिठाने का काम किया। तो क्या इसलिए पहाड़ के लोग और देश के लोगों ने ये इन सरकारों को चुना था? अगर कांग्रेस की सरकारों जी
तो इसीलिए देश के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से भट्ट साहब वापस रखा था, लेकिन भट्ट साहब वापस लौटो, भट्ट साहब भी नकारा निकले। कांग्रेस वाले भट्ट साहब अभी वापस लौट रहा हूं, मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा, मैं यूकेडी वाले भट्ट साहब के पास में एक बार उनसे मुखातिब होना चाहूंगा। भट्ट साहब एक दो मुद्दे मैं आपके देख रहा था काफी गंभीर है। एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र का जो था 1950 से जो चला रहा है वहां का पहचान का, मैं भट्ट साहब आपके पास मिलूंगा, लेकिन उमा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, तो एक बार मैं उनको ज्वाइन करना चाहूंगा। उमा जी, आप लोग अलायंस में वैसे तो कांग्रेस के साथ में, लेकिन बात मुद्दों की होती है, तो क्या लगता है आपको वहां के मूल मुद्दे जो हैं क्या है? डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी कर रही है कि केंद्र में है और राज्य में हम विकास को गति प्रदान करेंगे, और 10 साल से सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ आप अलायंस में हैं, कांग्रेस का अपना दावा है, यूकेडी का अपना दावा है, तो क्या कुछ रहने वाला है मुद्दों पर? देखिए, उत्तराखंड के मुद्दे वही हैं जिनको लेकर उत्तराखंड का बनाया गया था, जिनको लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। आज से जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था, आज से कम तकरीबन 40-45 साल पहले, तब भी उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो जिससे उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी थी कि गैरसैंण हमारी राजधानी होना चाहिए। लेकिन अब वो गैरसैंण राजधानी जो है वो मतलब बिल्कुल बीजेपी सरकार के लिए गैर हो चुकी है। अब वहां पर ना ये लोग जाना पसंद करते हैं, इनके विधायकों को ठंड लग जाती है। गैरसैंण में इतना बड़ा भवन कांग्रेस ने बनवाया, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने गैरसैंण को बिल्कुल गैर करके रख दिया। तो गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी हमारी जनता को उद्वेलित करता है, हमारे उत्तराखंड की जनता को उद्वेलित करता है। लेकिन ये कोई मुद्दा कांग्रेस के लिए बीजेपी के लिए रह नहीं गया है। उसके बाद वही हमारा मुद्दा, आज भी हमारी यहाँ महिलाएं सड़कों पर प्रसव करने के लिए मजबूर हैं। आज भी अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, शांति जी इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में आज भी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इतनी निकृष्ट श्रेणी में है कि आज भी महिलाएं पुलों पर और सड़कों पर या डांडी कांडी पे उनको लेकर आया जाता है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल उनके परिवार के लोग लेकर आते हैं और उनको वहां सड़क पे खड़े रहते हैं, उनको वहां पे बसें नहीं मिलती हैं और वो बेचारी वहीं पर प्रसव करने के लिए मजबूर है, या उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको नीचे तक लाते लाते उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय होती है। और शिक्षा हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, हजारों स्कूल हमारे सरकारी स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, या कई स्कूल हमारे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे 5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए 4 टीचर्स वहां पर हैं, और टीचर्स पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह जरूर ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन वहां पे स्कूलों की जो स्थिति है, जो स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, सरकार को करने पड़ रहे हैं, सरकार की मजबूरी है। बंद क्यों नहीं होंगे? हमारे गाँव से पलायन इतना ज्यादा हो चुका है, हमारे जो सीमांत गाँव है वो लगभग खाली हो गए हैं। मेरा कहना का मतलब ये है एंकर महोदय कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो स्थिति प्लेन के जो राज्य हैं उनसे बहुत अलग है। जो मुद्दे हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारे यूपी में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र में होंगे, उत्तराखंड उनसे भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग है। यहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार का जो एक ही मुद्दा है कि हमने राम मंदिर बना दिया और अब हम हर विधानसभा से कुछ लोगों को बसों में बैठाएंगे और अयोध्या लेकर जाएंगे। इनका से उमा जी, आपको लगता है कि बेशक कोई भी राजनीतिक दल विकास के मुद्दों पे बात करने का दावा करता हो, विकास के एजेंडे पर बात कही जा रही हो, लेकिन मूल जो समस्या है वो आज भी खड़ी हुई है वहीं पे? मैं भट्ट साहब यूकेडी, मैं उमा जी लौट रहा हूं आपके पास में, आऊंगा अभी, मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा सभी 30-30 सेकंड में अपनी बात कह दें। भट्ट साहब यूकेडी, आपके पास में आना चाहूंगा सर। एक तो सैंड राजधानी नहीं गैरसैंण जो है वो राजधानी नहीं बन पाई आज भी, और वर्षों से ये बात हम सिलसिला सुनते भी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी भी विपक्ष में जो दल बैठते हैं, पहले बीजेपी भी ये बात कह रही थी, आज कांग्रेस कह रही है कि जो विकास का एजेंडा है उसका डिवीजन होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, और मनचाही तरीके से जहां सहजता के साथ में विकास दिख जाता है, मीडिया को दिखे चाहे आने वाले को दिखे, सिर्फ विकास वहां पे रख दिया। कोर एरिया जो है वाकई जिसपे होना चाहिए था वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई बार रिपोर्ट्स में भी आती हैं बातें, तो वहां तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बहुत सही सवाल आपने किया है। यही हम जनता को समझा भी रहे हैं कि देखिए 1979 में जब उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था तो हमारा संकल्प था, और तब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, खैर भाजपा का तो अस्तित्व नहीं था उस समय पर, मगर उस समय पर भी कांग्रेस ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश से अलग नहीं किया जा सकता, और जिनकी कोई राजनीतिक सोच नहीं थी वो इस राज्य के लिए जब सत्ता में बैठे तो उन्होंने वही काम किया जो उत्तर प्रदेश में ये करते आते थे।
परिणाम आपके सामने है। ये पहला राज्य है जिसकी राजधानी तय नहीं हुई, 24 साल हो गए। ये पहला राज्य है जिसका अपना कानून नहीं है। ये पहला राज्य है जहां बोली भाषा पे काम नहीं हो रहा। ये पहला राज्य है जहां अपनी संपत्तियों पे हम बचा नहीं पा रहे, बाहर वाले कब्जा कर गए। ये पहला राज्य है जहां की सरकार बाहर वालों को पन पा रही, स्थानीय यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक होता चला गया। ये पहला राज्य है जहां 64 लाख लोगों की जनसंख्या थी, उनके अधिकार तो संपन्न हुए नहीं और बाहर से 1,35,00,000 जनसंख्या करवा दी। जो ये कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो हमारे यहाँ पर माननीय बन गए। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज एजेंडे में क्या आ गया? मूल निवास भू कानून। देखिए, मूल निवास उत्तराखंड का नहीं, ये भारत के संविधान में 1950 में तय कर दिया गया था। जो जिस राज्य में रह रहा है वो 1950 में वहां का मूल निवासी होगा और राज्य के अंदर भू कानून की जो है नियम राज्य का है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहाँ मूल निवास भी खत्म हो गया और भू कानून भी खत्म हो गया। अब हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत में 4 जात रहती है, युवा, महिला, किसान और नौजवान। अब मैं पूछना चाहता हूं, युवाओं की दुर्गति उत्तराखंड में इतनी हो गई कि युवा नेता जो है लोकसभा में सरकार को ललकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। यमकेश्वर में किमसार मोटर मार्ग के लिए, सिंगताली पुल के लिए जो है ढांगू के लोग विरोध कर रहे हैं, बीन नदी के पुल की मांग कर रहे हैं। देहरादून के अंदर भी लोग कह रहे हैं, मिस्र पट्टी के लोग कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर है जो राजधानी से, और वो कह रहे हैं कि यदि हमको सड़क नहीं मिलेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। मेरा कहना, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। युवा परेशान है, किसान को 500 रुपए की दिहाड़ी दे रहे हैं, महिलाएं सड़कों पे प्रसव करा रहे हैं, अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरा बिल्कुल समय का अभाव, सर समय का खत्म कर दी, किसानों के लिए क्या करेंगे? मैं बात खत्म कर रहा हूँ। जो आदमी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, और भी आपके 2 साथी हैं, उनको मुझे थोड़ा समय देना है। मैं भट्ट साहब, शांति प्रसाद जी कांग्रेस, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि 2 बातें होती हैं? एक तो कोई पार्टी सरकार में होती है, विकास करे, अगर सरकार बदल जाती है तो उम्मीद की जाती है कि इस विकास को जो जनता के लिए समर्पित किया गया उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक होता है कि आपने विकास ही नहीं किया। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस मुद्दे तो उठा रही है, सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी सरकारें रही तो उन्होंने किया क्या? निश्चित रूप से हम जब हमारी सरकारें थी उसके लिए हम जवाबदेह हैं। तिवारी जी की सरकार थी, अभी शांति भाई ने जो बात उठाई है मूल निवास भू कानून की, निश्चित रूप से होना चाहिए, हम भी मानते हैं। तिवारी जी की सरकार में क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था कि बाहरी लोग जो जमीनें खरीदेंगे उसको सीमित दायरे में रखा गया? क्या हरीश रावत जी की सरकार ने उसको सीमित दायरे में नहीं रखा? क्यों त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने उसको हटाया? भाजपा के लोग हमेशा कुठाराघात करने जैसा काम क्यों करते हैं? उन्होंने ही उसको हटाया। जहां उनको मूल निवास और भू कानून का जन दबाव बन रहा था वहां वो यूसीसी लेकर आ गए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूसीसी के बहुत सारे प्रावधान पहले से हमारे सेंट्रल लॉज में बने हुए हैं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी यूसीसी लाने की। अनावश्यक सा एक नया कानून लेकर आ गए। यहाँ जरूरत थी मूल निवास की, भू कानून की, बेरोजगारों को रोजगार देने की, अस्पतालों में डॉक्टरों को पहुंचाने की। जो काम करनी चाहिए उस काम को तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। राम रहीम में लोगों को उलझाया हुआ है, मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझाया हुआ है। लोगों को रोजगार देने के बजाय आप ऐसे मुद्दों पर लोगों को उलझा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लोग बहुत समय तक दिग्भ्रमित हुए हैं, आगे होने वाले नहीं है। आप देखिएगा टिहरी, मैं टिहरी से आता हूँ, टिहरी पार्लियामेंट्री पे बात करता हूँ। टिहरी में विकास के जितने भी पत्थर लगे वो सब कांग्रेस के रिदम में लगे, चाहे वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITIs हो या अन्य डिग्री कॉलेजेस हो, डोबरा चांठी पुल हो, चिन्याली सौड़ पुल हो, घोटी पुल हो, ये सारे कांग्रेस ने स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल राजनीति की है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। एक चेहरे को बार बार वो उतारते हैं और वही चेहरा है जिस चेहरे ने नागेंद्र सकलानी, मोलू भरदारी के सीने पर गोली मारी थी, जिन्होंने अमर शहीद श्रीदेव सुमन को कांच पीस कर खिलाया था। ये वही विचारधारा के लोग हैं और आज हम उस विचारधारा के लोगों को कोई लगाम देने वाले नहीं है। सर समय कम है, उमा जी के पास जाना चाहूंगा। उमा जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। चलिए, विकास का एजेंडा और विकास पे बात होनी चाहिए, बहस का विषय भी यही होना चाहिए कि विकास किसने किया, कैसे रहा, क्या कुछ रहा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से कि बेरोजगारी, महंगाई, वहां का अपना एक जो एजेंडा होता है वो उत्तराखंड में ऐसा क्या है? क्योंकि मैं तो बहुत सारे आज देख रहा था, उससे पहले भी कई दुनिया के ऐसे मुल्क हैं कि उनकी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हम सोच नहीं सकते,
जिसे हम इंडस्ट्री से जोड़ के देखते हैं, वो टूरिज्म पे टिका हुआ है। उत्तराखंड को गॉड गिफ्ट मिली हुई, हिमाचल को मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है गॉड गिफ्ट के रूप में, और आपका तो ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे प्रकृति की खूबसूरती नहीं हो। तो ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट बनने के बाद में आज तक नहीं कर पाई, और जिस एजेंडे को लेकर के टूरिज्म को डेवलपमेंट किया जा सकता था, और उत्तराखंड जैसी जगह अगर बेरोजगारी की बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई इनको सिस्टम में लेकुना है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे उत्तराखंड को ईश्वर ने इतनी नैसर्गिक खूबसूरती से नवाजा है कि इतना सुंदर हमारे पूरे देश में शायद कोई दूसरा राज्य नहीं है जितना बेहतरीन उत्तराखंड है, और देवभूमि है। हमारे यहाँ इतने मंदिर, और हमारे जो रामायण और महाभारत से जो जुड़े हुए, जहाँ पे जो उल्लेखित होते हैं जो मंदिर हमारे पुराणों में, वो सारे मंदिर हमारे यहाँ पर हैं। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर जिस तरीके से हमारे यहाँ जो चारधाम यात्रा चलती है, उस समय जो हमारे यहाँ जो सैलाब आता है, बिल्कुल हम लोग बड़े उत्साहित होते हैं अपनी चारधाम यात्रा से कि पूरे देश से हमारे यहाँ सैलानी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो अपने आगन, जो हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, उनको लेकर सरकार की जो एक उदासीनता है कि हम उनको बहुत अच्छी तरीके से शायद ट्रीट नहीं कर पाते। और दूसरा, सिर्फ चारधाम यात्रा से 4 ही धामों तक क्यों? हमारे पास और इतने सारे जगह पे है जहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम उनको एक नए, तो उमा जी पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं वो कहीं पे दिखाई देता है, या फिर जनता का अपना एक एजेंडा होता है, राजनीतिक दलों के मुद्दे अलग होते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के मुद्दे और जनता के मुद्दे कई बार क्या होते हैं कि जिस तरीके से इस समय, अगर मैं आज के चुनाव की बात करूं, मोदी जी ने जिस तरीके से इस समय पूरी तरह से मीडिया को कैप्चर किया हुआ है। आप मोबाइल खोलिए तो मोदी जी, आप घर से बाहर निकलिए तो मोदी जी, आप कहीं भी जाइए बात कर पा रही हैं जन टीवी पे अभी। आप देखिए, देश की 80 करोड़ आबादी को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, इतने ट्रिलियन डॉलर, उतने ट्रिलियन डॉलर, लेकिन हमारे देश की 80 करोड़ जनता आज भी मजबूर है 5 किलो राशन के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग? उमा जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे सुनीता जी से आप सबके जवाब दिलवाने हैं और उम्मीद है कि आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे भी। सुनीता जी, कई सवाल खड़े किए गए हैं, गवर्नमेंट का फेलियर मान के चलते हैं कि जो प्रकृति की गोद में उत्तराखंड बैठा हुआ है, बसा हुआ है, दुनिया उसे निहारने आती है, उसके नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सड़क पे अगर आज भी हम 21वीं सदी का दम भर रहे हैं, और सड़क पे उन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर प्रेगनेंसी की एक पीड़ा को आप सब लोग समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकली भगवान ने दिया है महिला को, तो उस पीड़ा से अगर वो बाहर नहीं निकल पाती हैं तो हम विकास के एजेंडे को कैसे मान के चल सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का अपना एक एजेंडा है कि महिलाओं की सेवा में महिला को एक वर्ग मान के चले हैं। 4 वर्ग, 4 जातियां मानते हैं, महिला, किसान, युवा और मजदूर। तो महिला एक बड़ी बात है, और इन दोनों शक्ति को लेकर के बड़ी बहस भी चल रही है। फिर भी अगर आज ये बात कही जाती है कि चिकित्सा सुविधाओं का बड़ा अभाव है, तो 10 साल आप लोगों को अभी मिले हैं। मुझे लगता है कि कोई शॉर्ट पीरियड नहीं है ये। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे जो ये मैंने सभी की बातें 1 बाय 1 सुनी, और मुझे लगता है कि इनके पास यही घिसे पीटे डायलॉग्स हैं जो इनको रोज आकर बोलने हैं। और आप कोई भी डिबेट इनकी उठा के देख लीजिए, जनता इनसे ऊब चुकी है कि कुछ तो नया लाओ भैया, कुछ तो ऐसा नया लाओ फैक्ट ढूंढ के जिसमें कहीं सच्चाई हो। अभी इन्होंने जो आरोप लगाए, देखिए हेल्थ सेक्टर, एक छोटा सा सवाल है सुनीता जी, जो आरोप आपके साथी यहाँ पे बैठे हुए लगा रहे हैं, चाहे चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे गैर सैनिक की बात की जा रही हो, या ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही हो, तो क्या आप खारिज कर रही है उनको कि ऐसे कोई मुद्दे अभी खड़े ही नहीं है वहां पे? नहीं, देखिए हेल्थ सेक्टर की अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो मैं और आप, हम सब लोग गवाह हैं कि पहलों की सरकारें जब वो रहा करती थी तो लोगों के घर गिरवी रखे जाते थे। जब हमारे घर के कोई बुजुर्ग बीमार हो जाते थे, उनका इलाज कराना होता था, उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल जब ले जाना होता था। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक ही मोबाइल नंबर पे लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। वेरी गुड। वो चलता ही नहीं है, कई जगह चलता भी नहीं है। बोलिए सुनीता जी, कंटिन्यू करने दीजिए।
कि उत्तराखंड में 55,14,000 आयुष्मान कार्ड बने। अब आप समझिए कि 5 लाख का जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया लोगों को, उसका लाभ मेरी जनता ने लिया और प्रत्येक कोने कोने में प्रत्येक परिवार ने आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर अपने इलाज करवाए। आज लोग गहने और घर को गिरवी नहीं रखते हैं, पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, जब हम अपनी माओं को या अपनी बुजुर्ग दादी बहनों को देखती थी तो हम घरों में देखती थी कि वो जब घर का धन उनको संचय करना होता था, सेविंग करनी होती थी, तो वो भाई साहब हम सब गवाह हैं कि आटे के और चावल के उनमें डब्बों में पैसे छुपा के रखती थी। लेकिन आज काल में ले लिया आपने। चले मैं माफी चाहूंगा सुनीता जी, सुनीता जी मैं रोकना चाह रहा हूँ, सुनीता जी मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है क्योंकि ये तो चुनाव का सिलसिला चलता रहेगा। रोज 6:30 बजे हम उत्तराखंड के आप जैसे अतिथियों से हम जुड़ते भी रहेंगे, रोजाना आपके साथ में रूबरू रहेंगे। 6:30 बजे हमारा जन टीवी पे आप डेली शो देख सकते हैं। और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखते हुए, और आप ही को जवाब देने हैं आगे भी। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चलते चलते कहेंगे वोट जरूर डालिए आप। और तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।